हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। हाँ, वेक्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी ने इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज हम करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट और उसके बाद हम चलेंगे थोड़े से एडवांस पार्ट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। सबसे पहली बात कि वेक्टर्स होते क्या है, हमें पता तो लगे वेक्टर्स चीज़ क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि मैंने आपसे पूछा कि आपका मास कितना है ना, आपका मास कितना है, और आपने ये बोल दिया कि मेरा मास है वो 50 kg है, मेरा मास है वो 50 kg है। ठीक है, ये बात अपने आप में क्या है, कंप्लीट है या नहीं है? बताओ, ये बात अपने आप में कंप्लीट है या नहीं? ये बात अपने आप में कंप्लीट है। मैंने पूछा मास कितना है, आपने बोला मास इतना है, कंप्लीट हो गई है ना। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ और बताने की ज़रूरत थी नहीं। तो ये वाली चीज़ अपने आप में क्या है, कंप्लीट। ये क्या है, कंप्लीट है। अब इसके बाद मान लो मैंने पूछ लिया कि अभी कितना टाइम हुआ है, या फिर यहाँ से घर से तुम्हें स्कूल जाने के लिए, तुम्हें कोचिंग जाने के लिए कितना टाइम लगता है। किसी ने बोल दिया कि मुझे टाइम लगता है आधा घंटा, है ना, 30 मिनट्स लगते हैं। ये बात भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ये बात भी अपने आप में कंप्लीट है। अब बात हुई कि मान लो ये आप हो, ये हो आप, ठीक है, ये आप हो। अब आपसे कुछ डिस्टेंस दूर पे इधर यहाँ पे है एक कोई शॉप, है ना, या फिर स्कूल लगा लो। ये है हमारी कोचिंग, ये कोचिंग है हमारी। चलो, अब कोई दूसरा बंदा आपके पास आया, मोटा सा, उसने पूछा कि कोचिंग यहाँ से कितनी दूर है। आपने मान लो ये यहाँ से है, ये 5 किलोमीटर है ना, हमने मान लिया कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। अब आपने उसको बोल दिया, ये आपके पास आया, ये यहाँ से आया, यहाँ से कोचिंग है, ये 5 किलोमीटर है। ये आपके पास आया कि कोचिंग कहाँ पे है, तो आपने बोला, क्या बोला, कि ये कोचिंग है वो 5 किलोमीटर दूर है। क्या ये बात अपने आप में पूरी है, या इसके अलावा कुछ और बताने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? ये बात अपने आप में पूरी नहीं है, क्योंकि वो बंदा आया, हो सकता है कि, है ना, ये बंदा आया, हो सकता है कि इधर चला जाए, है ना, हो सकता है कि ये इधर चला जाए, हो सकता है ये इधर चला जाए, है ना, और भी डायरेक्शन होती है, इधर चला जाए, इधर चला जाए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वो। तो ये बात अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि आपने उसको बोल दिया कि 5 किलोमीटर है तो बात कंप्लीट हो गई। नहीं, ये बात अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसके साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। हमने ये बोला कि यहाँ से जो कोचिंग है वो 5 किलोमीटर दूर है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ में है, या साउथ में है, हमें ये भी बताना पड़ेगा साथ में। ठीक है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम कोई हमसे रास्ता पूछने आता है कि ये वाली चीज़ कहाँ पे, हम उसने पूछा कोचिंग कहाँ पे है, हम क्या बताते हैं कि यहाँ से सीधे जाना, फिर लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट टर्न लेना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना। लेकिन हम फिजिक्स में ये बात यूज नहीं कर सकते, है ना। हम ये नहीं बोल सकते फिजिक्स में हमने कोई न्यूमेरिकल निकाला, उसका आंसर आया 5 किलोमीटर, फिर हम लिख दे देंगे, फिर हम लिख देंगे लेफ्ट राइट एंड ये सब नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डायरेक्शन, और वो हम लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर और भी डायरेक्शंस होती है, उनको लेके हम क्वेश्चंस करेंगे। या फिर उससे भी आगे हम चलेंगे, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलो, वेक्टर्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। होते क्या है, मतलब इसमें क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड का मतलब जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। हाँ, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल। लेकिन इस वाले केस में हमें क्या बताने की जरूरत पड़ी कि जो हमारे पास कोचिंग है वो 5 किलोमीटर है, और वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब हमें मैग्नीट्यूड बताने की भी ज़रूरत पड़ी, और हमें डायरेक्शन बताने की भी ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ से तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज हुई होगी कि वेक्टर्स होते क्या हैं। ये हो गए स्केलर्स। स्केलर्स मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ये हो गए वेक्टर्स जिसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए।
ठीक है, तो सिंपल सी चीज हो गई। इनमें अगर डिफरेंस बताएंगे तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, चलो डिफरेंस करते हैं। हमने एक साइड ले लिया स्केलर्स, स्केलर्स एंड एक साइड हमने ले लिया वेक्टर्स। आप लोगों ने डायमेंशंस में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था कि जिसको हम मेजर कर सके। तो यहाँ पे भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारे पास 3 टाइप की होती है। जैसे एक हमारे पास स्केलर्स हो गया, एक वेक्टर्स हो गया, एक टेंसर भी आता है ना, एक टेंसर आता है, लेकिन टेंसर तुम्हें पढ़ना नहीं है, टेंसर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस। लेकिन इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपके सिलेबस में 2 टेंसर आएंगे, 2 ही टेंसर आएंगे, वो आपको याद रख लेने हैं, छोड़ो, है ना। लेकिन फिर भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम स्केलर्स की और वेक्टर्स की बात करते हैं। सिंपल स्केलर्स वो हो गए जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, है ना, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इनका ओनली मैग्नीट्यूड, इनका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिनके पास डायरेक्शन भी होगी, वो हो गए वेक्टर्स हो गए। टेंसर, टेंसर हमें नहीं पढ़ना, छोड़ो, ये हो गए। अब क्या सिर्फ और सिर्फ ये चीज होने से वो वेक्टर हो जाएगा, नहीं, इसके साथ साथ वेक्टर्स, ये सिर्फ ये होने से, ये मैग्नीट्यूड होने से, मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास यूनिट होगी, जैसे 5 किलोमीटर रख दिया, है ना, तो ये क्या हो गई हमारे पास, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, यूनिट भी होती है साथ में। इसमें एक और कंडीशन होती है जो फॉलो करनी चाहिए, क्या होती है वो, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या करना चाहिए, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब सिर्फ आप ये समझो कि ये सिर्फ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा साथ में। अगर हमने ये बता दी कि मान लो मैंने एक क्वांटिटी बता दी, कि मैंने बोल दिया कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, करंट है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ले लिया करंट, ले लिया करंट, ले लिया करंट कैसे जाता है, मान लो इसमें से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो हो सकता है इधर हमारे पास 3 एम्पियर चला जाए और इधर हमारे पास चला जाए 2 एम्पियर चला जाए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड कौन सा हो गया, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये टेंसर्स होते हैं, है ना, ये वेक्टर नहीं होते, ये टेंसर्स होते हैं। आपके सिलेबस में टेंसर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, वैसे ये टेंसर्स होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पास प्रेशर होता है वो भी टेंसर होता है, ठीक है, तो ये टेंसर होते हैं, ये वेक्टर्स नहीं होते हैं। वेक्टर्स क्यों नहीं होते, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, ये डायरेक्ट ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड हो गए। जैसे 5 एम्पियर किसके इक्वल हो गया, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, है ना, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम बाद में पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले जैसे एग्जांपल्स लिखते हैं हम, इनके एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो इसके एग्जांपल हो गए, जैसे स्केलर के एग्जांपल हो गए हमारे पास, डिस्टेंस हो गई, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, है ना, ये हमारे पास क्या हो गए, स्केलर्स हो गए। चार्ज हो गया, है ना, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज हो गया, ये सब क्या हो गए, स्केलर्स हो गए, ठीक है। अब वेक्टर्स की बात करते हैं, इनके एग्जांपल हो गए हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे होते क्या है, वेलोसिटी हो गई, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन हो गई, और हमारे पास फोर्स हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, स्केलर्स हो गए। अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या हो गया, फील्ड हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो,
ये सब क्या हो गए हमारे पास, वेक्टर्स हो गए। तो वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझ में आया होगा। स्केलर्स जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और थर्ड वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो जरूर करेंगे। बस ये 3 चीजें होना कंपलसरी है, ये समझो। चलो अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेक्टर तो हमने समझ लिया, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो। मान लो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है ए, इफ ए इज ए वेक्टर। हम बार बार ये थोड़ी लिखेंगे कि ए एक वेक्टर है, हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, हमने लिख दिया कि अगर ए वेक्टर है तो हम ए के ऊपर लगा देंगे ये एरो। ये एरो किसको बताएगा कि ये क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर है। ये एरो किसको बताएगा, ये क्वांटिटी वेक्टर है। अब इस एरो की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एरो, ठीक है, बड़ा दिखाया मैंने थोड़ा। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेल बोलते हैं, और जो ये आगे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेड। ये हेड हो गया और ये टेल हो गई। अब मान लो मैंने एक क्वांटिटी मान लो मैंने कोई भी एक क्वांटिटी दे दी, मैंने बोल दिया कि हमारे पास एक क्वांटिटी है बी। अब ये ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर है ना। ये क्वांटिटी क्या है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये वेक्टर नहीं है ना। ये बोलना अच्छा होगा ज़्यादा, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि ये वेक्टर नहीं है। मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। हो सकता है ये वेक्टर भी हो, लेकिन ये सिर्फ किसको दिखाएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। अभी बात करेंगे मैग्नीट्यूड की भी। ये सिर्फ किसको दिखाएगा, हो सकता है ये वेक्टर हो सकता है ये वेक्टर हो, लेकिन ये किसको दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। अगर मैंने एक क्वांटिटी लिख दी, मैंने एक ये क्वांटिटी लिख दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको लिखने पे हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या नहीं है, बट अगर ये ऐसे लिखी हुई है इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर है ना। ऐसे ही मैंने लिख दिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, हमें नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है ये चीज, लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये वेक्टर है। ठीक है, मैंने लिख दिया, मान लो मैंने फोर्स लिख दिया। अब फोर्स हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। फोर्स तो आप समझ भी सकते हो, जैसे फोर्स की डायरेक्शन होगी ना। फोर्स मान लो मुझे किसी चीज को धक्का देना है, तो मुझे डायरेक्शन उधर धक्का देना है, तो मैं उसको इधर खींचूंगी ना। ऐसे धक्का दूंगी मैंने उसको ऐसे धक्का दिया तो वो उधर कैसे जाएगी, है ना। तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये चीजें हम पता कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, इसके ऊपर क्या लगा होगा, एक एरो। कोई भी एक वेक्टर है उसके ऊपर क्या लगा होगा, एरो। अगर वो एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर है। ठीक है, एरो नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। एरो नहीं लगा हुआ है उसका मतलब है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद बात करेंगे मैग्नीट्यूड की भी, लेकिन पहले ये समझो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर किसी भी एक चीज के ऊपर, किसी भी एक क्वांटिटी के ऊपर, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, एक वेक्टर है। ये हो गई रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेंथ। लेंथ ऑफ ए वेक्टर। किसी एक वेक्टर की लेंथ कैसे करेंगे, देखो लेंथ मान लो मैंने ये लिख दिया और एक मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि ये जो लेंथ, ये जो वेक्टर है, इतना सा ये जो वेक्टर है, ये मान लो हमें दिखा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर है, हमने मान लिया कि ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये इतना सा वेक्टर दिखा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड को दिखा रहा है। अब हमें बनाना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 मीटर पर सेकेंड बनाना है, तो हम इसका 5 टाइम्स कर देंगे, तो ये किसको दिखा देगा, 5 मीटर पर सेकेंड को, है ना। इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये हमें दिखा रहा है 1 न्यूटन फोर्स को। जरूरी नहीं है कि ये लेंथ को दिखाए, है ना, ये जरूरी नहीं है लेंथ को दिखाए। हमने ये मान लिया कि इतना सा ये वेक्टर 1 न्यूटन फोर्स को दिखा रहा है। अगर हमें निकालना है कि मान लो
टू न्यूटन फोर्स कितना होगा, 2 न्यूटन का फोर्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे। ये कितना आ गया हमारे पास, 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास 2 न्यूटन का फोर्स आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसकी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास की डायरेक्शंस, है ना। इसमें हमारे पास डायरेक्शंस भी तो आएंगी, लेकिन डायरेक्शन पढ़ने से पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गई, एक ये डायरेक्शन हो गई और एक ये डायरेक्शन हो गई। इसको एक को मैंने x बोल दिया, एक को मैंने y बोल दिया, एक को मैंने z बोल दिया। कैसे होती है ये वाली डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे चूज करते हैं, हमारे पास जो डायरेक्शंस होंगी वो कैसे होंगी, सारी की सारी परपेंडिकुलर होंगी, है ना। जैसे मान लो एक ये डायरेक्शन हो गई और एक ये हो गई, ये दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर, है ना, ये दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हमारे पास ये x हो गई और ये y हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। जैसे आप अपने रूम का एक कॉर्नर ले लो, है ना, अपने रूम का एक कॉर्नर ले लो। जैसे हमने ये बोर्ड ले लिया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास हो गई y एक्सिस। लेकिन यहाँ पे मैं पेन को अगर ये ऐसे रख दूं, है ना, दिख रहा है ना, अगर मैं पेन को ऐसे रख दूं तो ये क्या हो गई, z एक्सिस, है ना। जैसे हमने क्या किया, ये ऐसे कर लिया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास हो, जैसे मैंने इसको ऐसे रख दिया, देखो ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास हो गई y एक्सिस। अगर मैं पेन को ऐसे रख दूं, ये हमारे पास पेन है, तो ये बाहर आ रही है, ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ये बाहर आ रही है, ये हो गई हमारे पास z एक्सिस। अब x y z को चूज कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे कि क्या हम इसको x, इसको y, इसको z ही लिख सकते हैं, या फिर मैंने इसको x लिख दिया, इसको z लिख दिया और इसको y लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे कि ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक्सिस, एक एक्सिस इधर है, एक एक्सिस हमारे पास इधर है, तो जो बाहर आ रही है उस एक्सिस को हम डॉट से भी दिखा सकते हैं। जो हमारे पास एक्सिस बाहर आ रही है उसको हम किससे दिखा सकते हैं, डॉट से भी। तो डॉट किसको दिखाएगा कि एक्सिस है वो ऐसे बाहर आ रही है। अब आता है हमारे पास एक क्रॉस, क्रॉस किसको दिखाएगा, मान लो एक डायरेक्शन मेरे पास ये है, एक एक्सिस है मेरे पास ये, एक एक्सिस है मेरे पास ये। अब एक एक्सिस है जो अंदर जा रही है ना, जैसे एक एक्सिस ये हो गई, एक हमारे पास ये हो गई, है ना, दो हमारे पास, एक तो इधर वाली हो गई, एक ये ऊपर वाली, एक ऐसे हो गई हमारे पास और एक ये ऊपर हो गई। और ये पेन अंदर जा रहा है ना, एक ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रही है, जो अंदर जा रहा है उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस किसको दिखाएगा, अंदर जाने को, और डॉट किसको दिखाएगा, बाहर आने को। तो ये वाली चीज याद रखना, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, और डॉट का मतलब क्या है हमारे पास, आउटवर्ड। डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब हो गया इनवर्ड। सिंपल सी चीज है, कोऑर्डिनेट्स कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस हमारे पास होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या इनके अलावा भी और भी डायरेक्शन होती है, हाँ होती है ना। अगर हमारे पास ये इधर हमारे पास नॉर्थ है ना, ये ईस्ट है, तो बीच में भी तो कोई डायरेक्शन होगी, इधर भी तो कोई डायरेक्शन होगी, बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती है। तो उनको लिखेंगे कैसे, चलो लिखते हैं। तो चलो मान लो हमने क्या किया, हेडिंग डाल लो डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कैसे लिखेंगे डायरेक्शंस को, ये हो गई मेरे पास, ठीक है, इधर ये वाली हो गई हमारे पास। अभी क्या ऐसा है कि नॉर्थ ऊपर है, नहीं, नॉर्थ ऐसे है ना, लेकिन इस बोर्ड को हम ऐसे करके तो नहीं दिखा सकते, इस पे तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो गई हमारे पास नॉर्थ हो गई, इधर हम साउथ लिखेंगे, इधर हम ईस्ट लिखेंगे और इधर हम क्या लिखेंगे, वेस्ट लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 4 एक्सिस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया एक काम कि यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन ये बना दी।
ये बिल्कुल बीचों बीच होके जा रही है नॉर्थ और ईस्ट के, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो बिल्कुल बीचों बीच जाए, नॉर्थ के और ईस्ट के बिल्कुल बीच में जा रही है, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही कोई और डायरेक्शन हो सकती है हमारे पास, जैसे मैंने ये बना दी, ये वाला एंगल हमने ले लिया 45 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट। और बना लो, और मान लो मैंने ये वाली बना दी, ये हमारे पास एंगल फिर से दे दिया 45 डिग्री, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई हमारे पास साउथ वेस्ट। और मैंने एंगल बना दिया, ये बना दिया, ये वाला एंगल फिर से मैंने दे दिया 45 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो हमारी वो डायरेक्शन हो गई जो बिल्कुल बीच में से होके जा रही है ना, जो बिल्कुल बीच में से होके जा रही है। $45 डिग्री, ठीक है, ये तो वो हो गई जो बिल्कुल बीच में से होके जा रही है। अब बात करते हैं कि जरूरी थोड़ी है बीच में से होके जाए, और भी तो डायरेक्शन होंगी, चलो बनाते हैं। ये हमारे पास हो गई ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। अब यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन बना दी, अब यहाँ पे हमने एक डायरेक्शन बना दी ये वाली, मैंने एक ऐसी डायरेक्शन बना दी, और यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना, ये 45 नहीं है, अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में कैसे देखेंगे, ईस्ट के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ बना रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बोलेंगे इसको 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो अपोजिट वाली डायरेक्शन है उसको ले लो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और डायरेक्शन बना दो, मान लो मैंने ये वाली डायरेक्शन बना दी, ये वाला एंगल हमने मान लिया ये एंगल है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसको क्या बोल सकते हैं हम 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, क्या बोल दिया इसको हमने 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब देखो ये जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं इनको हम कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे हमने क्या बोल दिया इसको हमने 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला है। अब ये वाला एंगल कितना बच गया, दूसरा पेन यूज करते हैं, नया पेन, ये हमारे पास एंगल बच गया 60 डिग्री, क्योंकि टोटल हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, तो इसको हम एक चीज़ से और बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको और क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या बोल सकते हैं इसको 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और डायरेक्शन बना लो, और क्या बना दी, जैसे इसी में देख लो, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये 60 है तो ये क्या बचा हमारे पास 30 डिग्री बचा, तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम इसको और 30 डिग्री, ये 30 डिग्री अपोजिट साउथ ऑफ ईस्ट। और डायरेक्शन बना लो, और मान लो मैंने ये बना दी मैंने, और ये वाला एंगल हमने दे दिया, ये वाला एंगल हमने दे दिया 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल दो 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर और इसको क्या बोल सकते हैं, ये 20 है तो ये कितना बचा हमारे पास 70 बचा, इसको बोल सकते हैं 70 डिग्री वेस्ट ऑफ
साउथ 70 डिग्री, वेस्ट ऑफ साउथ। और बना लो डायरेक्शन, और हमने मान लो एक ये वाली डायरेक्शन बना दी, ये डायरेक्शन बना दी हमने एक, है ना, ये डायरेक्शन बना दी हमने एक, ये बना दी हमने एक। इसको बोल दिया मैंने ये वाला एंगल कितना है, 10 डिग्री। इसको बोल दिया हमने ये एंगल है 10 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 डिग्री, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया, और 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। इस टाइप से हम इनको निकाल सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शंस के बारे में। अब फिर से चलते हैं, क्योंकि ये काम आएंगे, है ना, आगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें काम आएंगी डायरेक्शंस। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आता है वेक्टर्स के बारे में, फिर से बात कर लेते हैं। देखो वेक्टर में हमारे पास मैंने बोला दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। तो पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। जो वेक्टर हो गया, वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, वेक्टर में हमारे पास एक वेक्टर है हमारे पास ए, एक वेक्टर है हमारे पास ए। उसको हम क्या लिखेंगे, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं, और एक उसके पास होगी उसकी डायरेक्शन। ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन। अगर किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको हमने कर दिया इससे कर दो, ये भी लगेगा इसके वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया। या फिर इसको ये कर दो, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये वाली नोटेशन सबसे अच्छी है ना, ये वाली सबसे अच्छी है। इसमें हमें पता ये हो सकता है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये हो सकता है स्केलर भी हो, है ना, ये हो सकता है स्केलर भी हो, लेकिन इससे पता लगता है कि ये वेक्टर था और उसका हमने मैग्नीट्यूड किया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास आ गई डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक कैप से। ये कैप क्या हो गई, ये डायरेक्शन को बताएगी। किसी भी कोई भी एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये हो सकता, उसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। अब जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। एक हमारे पास एक टर्म आती है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, whose magnitude is जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। हाँ, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड होता है, बस ये सिर्फ किसको दिखाने के लिए काम आता है, सिर्फ डायरेक्शन। ये बताएगा ओनली डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको इस टाइप से लिखते हैं, क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में कुछ हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं वो पहले से डिफाइन है। जैसे जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, हमारे पास आता है आई कैप। ये क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना। यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये एक्स डायरेक्शन में है ना, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये क्या है, आई कैप। आई कैप किसको दिखा रहा है कि एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 1, मतलब हमें क्या करना है, हमें चलना है एक्स डायरेक्शन में, कितना चलना है, यूनिट। फिर उसके बाद मान लो ये तो आई कैप हो गया, मैंने लिख दिया 2 आई कैप। 2 आई कैप का मतलब क्या है, हमें जाना है एक्स डायरेक्शन में, कितना जाना है, 2 जाना है।
ठीक है, इसकी यूनिट्स भी होते हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर आता है हमारे पास, मान लो आ गया tan i कैप। tan i कैप का मतलब क्या होगा, हमें जाना है x i कैप का मतलब क्या हो गया, i कैप का तो मतलब हो गया 1 है ना, i कैप का मतलब हो गया 1 और i कैप का मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 और हमें जाना है x डायरेक्शन में। i कैप तो बस इस चीज को दिखा रहा है। अब tan किसको दिखाएगा, tan दिखाएगा कि i कैप का तो मतलब 1 था, i कैप का मतलब 1 था और tan का मतलब इंटू 10, मतलब हमें 10 जाना है, 10 जाना है किस डायरेक्शन में जाना है, 10 यूनिट जाना है किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में। ऐसे मैंने लिख दिया 5 j कैप। j कैप का मतलब 1 हो गया, 1 इन, देखो ओनली j कैप आ गया, ओनली j कैप का मतलब हो गया हमें जाना है, यूनिट जाना है, एक जाना है, एक यूनिट जाना है हमें किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, j कैप है ना, j कैप का मतलब हो गया हमें 1 यूनिट जाना है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। अब मैंने लिख दिया 5 j कैप, मतलब हमें 1 2 3 4 5 जाना है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, है ना। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर्स का मतलब ये हो गया, ये आई कैप हो गया x डायरेक्शन में। ऐसे ही हमारे पास जे कैप आएगा, जे कैप आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर इन y एक्सिस। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा k कैप, ये जे कैप है। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा k कैप क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इन z एक्सिस। तो यूनिट देखो हमारे पास, फिर से करते हैं, वेक्टर्स हमारे पास होता है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास एक ये होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा इसके पास डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। अब ए कैप को डायरेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ए कैप सिर्फ डायरेक्शन को ही दिखाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। जैसे मैंने एक वेक्टर लिख दिया एफ, फोर्स लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 2 आई कैप, है ना, मैंने इसको लिख दिया 2 आई कैप। आई कैप किसको दिखा रहा है, आई कैप दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको दिखा रहा है, ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है आई कैप सिर्फ, और 2 किसको दिखाएगा, इसके मैग्नीट्यूड को। इसका तो कोई मैग्नीट्यूड है ही नहीं, इसका तो 1 है मैग्नीट्यूड, कोई नहीं, इसका तो क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ ये किसको दिखाएगा, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक वेक्टर को हम लिखेंगे ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, और कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब बात आती है इसकी, ये जो ए कैप है इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। पहले हमने इसके बारे में बात कर लिया, अब इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर हमें किसी की भी डायरेक्शन को बताना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, ठीक है। हमारे पास कोई भी रैंडम डायरेक्शन है, हम उसके लिए यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। तो हमारे पास कुछ डायरेक्शंस डिफाइन है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों डायरेक्शन के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर डिफाइन है पहले से ही। जैसे आई कैप हो गया वो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में, जे कैप हो गया वो यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, के कैप हो गया वो यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आना चाहिए कि एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, ठीक है। 2 चीज़ों से लिखा जाता है, ये मैग्नीट्यूड होगा और ये डायरेक्शन होगी। अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिखेंगे कैसे, ये चीज़ होती क्या है, आप यूज टू हो जाओगे इसके। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईजी है वेक्टर, बहुत ज़्यादा ईजी है वेक्टर, बहुत ज़्यादा, ये समझ लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़िए, इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।